25 जुलाई 2024। अब से सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी संघी बन सकेंगे। यानी अगर अब से आपको सरकारी दफ्तरों में हाफ पैंटिये दिखने लगे तो ताज्जुब मत करिएगा। मोदी सरकार ने संविधान का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में डाल दिया है। फरमान निकाला है कि अब से सरकारी कर्मचारी संघी शाखा में जाकर बंदरों की तरह उछल कूद कर सकेंगे। इस आदेश का इतना ही मतलब नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि संघी भाजपाइयों की तरह समूचे देश भर में जातिवाद और सांप्रदायिकता के नियमों के आधार पर सरकारी कर्मचारी आचरण कर सकेंगे। आचरण इसलिए क्योंकि मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आचरण संहिता है, ये बदलाव उसी आचरण संहिता में किया है। सरकारी कर्मचारी दंगाई न बने, सांप्रदायिक न बने, जातिवादी बनकर सरकारी काम न करें। इसके लिए 58 साल पहले केंद्र सरकार ने आचरण के नियमों में ये भी जोड़ा था कि सरकारी कर्मचारी संघ का हिस्सा न बने। इसी आचरण को दंगाई, सांप्रदायिक और छुआछूत से भरा बनाने के लिए अब मोदी सरकार ने संविधान का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा और फाड़ करके संघ की शाखा में उड़ा दिया है। मोदी सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में जारी सरकारी फरमानों को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में और उसकी हरकतों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इस बीच मध्य प्रदेश सहित इक्का दुक्का राज्यों ने इस आदेश को कैंसिल कर दिया था। इस मामले में एक मुकदमा इंदौर की अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस पर केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसकी सफाई देते हुए मोदी ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण की सारी गरिमा और सारी जिम्मेदारी साफ कर दी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्विटर पर जीओपीटी का 9 जुलाई का मेमोरेंडम डाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये मेमोरेंडम कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसके असर इतने बड़े हैं कि समूचे संविधान की आत्मा हिल चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघियों की हरकतों में शामिल होने पर भारत सरकार ने ये रोक क्यों लगाई थी? आप कहेंगे इसलिए क्योंकि संघियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नहीं, ये रोक महात्मा गांधी की हत्या करने की वजह से नहीं लगाई गई थी इन हाफ पैंटियों पर। महात्मा गांधी की जब इन संघियों ने हत्या की थी, तब सरदार पटेल ने फरवरी 1948 में संघियों पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने माफीनामे दिए, सरकार की चौखट पर नाक रगड़ी और वादा किया कि अच्छे रहेंगे तो बैन हटा लिया गया था। लेकिन ये वाला बैन, यानी सरकारी कर्मचारियों वाला बैन, तो ऐसी घटना के बाद लगाया गया था जिस पर आज भी पूरे भारत का समूचा लोकतंत्र और संसद शर्मसार है। क्या आप जानते हैं कि संघियों ने मिलकर भारत की संसद पर हमला बोल दिया था? और ये हमला इतना बड़ा था कि 2001 में संसद पर हुआ आतंकवादी हमला इसके बाल बराबर भी नहीं था। ये वारदात है 7 नवंबर 1966 की। हालांकि इसकी साजिश सन 64 से ही चल रही थी। अपनी प्रसिद्ध किताब गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण में सीनियर जर्नलिस्ट अक्षय मुकुल ने इस पूरी साजिश का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। इस साजिश में संघी मुसंघी तो शामिल ही थे, गीता प्रेस वाले भी इसमें आगे बढ़ करके बैटिंग कर रहे थे। अक्षय मुकुल की इस किताब के मुताबिक 7 नवंबर से पहले दिल्ली ने किसी भी मौके पर एक साथ 1.25 लाख से 7 लाख लोगों का इतना बड़ा हुजूम नहीं देखा था, जो प्रदर्शन से कुछ रोज पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो गया था। संसद के सामने जमा हो रही ये भीड़ गरीबी हटाने या रोजगार मांगने या शिक्षा स्वास्थ्य का बजट बढ़वाने नहीं आई थी। ये गाय की हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने आई थी, और इस भीड़ को भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैसे ही ढो करके लाया था जैसे पिछले दिनों अयोध्या हारने के पहले तक ये देश भर से प्रायोजित श्रद्धालुओं को बसों में ढो करके अयोध्या लेकर के आ रहे थे। अक्षय मुकुल लिखते हैं कि इस विशाल रैली का समापन संसद के सामने होना था। इसमें अलग अलग विचारधाराओं से आने वाले गोरक्षा आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं को भाषण देना था। इसके मंच पर थे गोलवलकर, करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, कांग्रेस नेता सेठ गोविंद दास, जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी और गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार। कुछ देर तक तो भाषण प्लानिंग के मुताबिक चलते रहे। फिर जब लोकसभा की कार्रवाई में बाधा पैदा करने की वजह से करनाल से जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया, तो वो भाग करके मंच पर जाके पहुंचा और वहां पहुंचकर ये लाखों प्रदर्शनकारियों के हुजूम को भड़काने लगा। संघ का पाला हुआ ये सांप माइक से बोलने लगा कि संसद एकदम बंद कर दी जाए, न कोई संसद से बाहर निकल पाए और न कोई संसद के अंदर जाने पाए। इसे सीधे सीधे संसद पर हमला माना गया।
वाजपेयी और ब्रह्मचारी ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बेकाबू हो चुकी भीड़ ने संसद की ओर कदम बढ़ा दिए थे और पत्थरबाजी और लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ की एक टुकड़ी ने वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित कांग्रेस के नेता के कामराज के घर पर घेराबंदी कर दी और उनके कर्मचारियों को जख्मी कर दिया। इस पूरे हमले में 8 लोगों की मौत हो गई और गैर सरकारी आंकड़े इसे सैकड़ों मौत बताते हैं। दिल्ली में 100 करोड़ रुपए का नुकसान करने वाली भीषण तोड़फोड़ हुई, वो अलग। इसी के बाद से भारत सरकार ने नियम बनाया कि सरकारी कर्मचारी शाखा में नहीं जा सकते, और यह माकूल नियम था भी। अगर 7 नवंबर 1966 को सुरक्षा कर्मियों में संघी शाखा जाने वाले कर्मचारी होते तो आप सोच सकते हैं कि संसद का क्या हुआ होता, लोकतंत्र का क्या हुआ होता, और संविधान, कानून व्यवस्था और फिर समूचे भारत का क्या हुआ होता। बहरहाल संघी इस पर खुश हैं। संविधान वैसे भी कभी इन संघियों को रास नहीं आया है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की हरकतों में हिस्सा लेने वाले फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की हरकतों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। वहीं देश भर की सोशल मीडिया में योजना बनाकर जहर फैलाने वाले बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया था, उसको मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। अब कांग्रेस तो जो कहेगी सो कहेगी। कांग्रेस का बयान क्या बताना और क्या दिखाना। चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव के पास। राहुल देव ने सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट में जो कहा है वो सभी को जानना, समझना और सोचना चाहिए। वो कहते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरकतों में भाग लेने पर 58 साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। ये केंद्र सरकार के संपूर्ण संघीकरण पर लगी हुई औपचारिक रोक को भी हटाकर समूचे सरकारी ढांचे पर संघ के निर्बाध प्रभाव, दबाव और वर्चस्व के ऐसे दरवाजे खोल देगा जिनको दूर करने में किसी और सरकार को दशकों लग जाएंगे। वो ये भी बताते हैं कि इस फैसले पर उनको क्या आपत्ति है। वो कहते हैं कि संघ अगर केवल एक शुद्ध सांस्कृतिक संगठन होता, जैसे कि रामकृष्ण मिशन है, जैसे चिन्मय मिशन है, भारतीय विद्या भवन है, तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन है, तो उस पर प्रतिबंध लगता ही नहीं। ये संगठन धर्म का कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों, दर्शनों, आध्यात्मिक विषयों पर अत्यंत विद्वतापूर्ण पुस्तकें और टीकाएं पब्लिश करते हैं। इनके पूर्णकालिक स्वयंसेवक संघ होते हैं। इनमें से कोई भी राजनीति में प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेप नहीं करता, इस या उस राजनीतिक दल के समर्थन विरोध में काम नहीं करता, बयान नहीं देता। मगर संघ सांस्कृतिक, सामाजिक कम और राजनीतिक संगठन ज्यादा है, इसे छिपाना असंभव है। भाजपा उसका सार्वजनिक राजनीतिक अंग है। भाजपा और उसकी सरकारों में संघ के अधिकारी बाकायदा नियुक्त किए जाते हैं। संघ सरकार पार्टी में समन्वय और मार्गदर्शन के लिए संगठन मंत्री बनाए जाते हैं। संघ की सिफारिश के बिना केंद्र और भाजपा राज्यों में शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन, वित्त सहित सभी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विभागों, संस्थानों में नियुक्तियां नहीं होती हैं। संघ के सरसंचालक सहित वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से राजनीति पर बोलते रहते हैं। सामान्य जागरूक किशोर, एक बच्चा भी जानता है कि संघ राजनीतिक है। संघ इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करता है। अब इन हालात में सरकारी कर्मचारियों पर लगी हुई इस औपचारिक रोक को, जिसे किसी सरकार ने 58 साल में नहीं हटाया, खुद भाजपा की सरकारों ने नहीं हटाया, इसको हटाने का मतलब है कि 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 1 करोड़ से ऊपर राज्य कर्मचारियों को संघ में शामिल होने, सक्रिय होकर उसके लिए काम करने का खुला आधिकारिक प्रोत्साहन देना है। संघ परिवार तो उसके लिए तो ये एक उत्सव का अवसर है, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर के भारतीयों के लिए गहरी चिंता का विषय है। ये हमारे लोकतंत्र के सबसे स्थायी स्तंभ यानी कि प्रशासनिक तंत्र की बची खुची तटस्थता, निष्पक्षता, निर्भीकता और केवल लोक हित में काम करने की प्रतिबद्धता की धज्जियां उड़ा देगा।
अगर इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से तुरंत सुओ मोटो लेकर या जनहित याचिका पर विचार नहीं किया और रोक नहीं लगाई तो भारत का लोकतंत्र गंभीर संकट में पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच संघ को ये सिद्ध करने के लिए कहे कि वो राजनीतिक नहीं है और यही अंतिम कानूनी उपाय है और उससे बड़ी जनता की अदालत है, लेकिन उसके जागृत, संगठित, मुखरित और सक्रिय होने में लंबा समय लगेगा। भारत के पास उतना समय नहीं कि नहीं, ये भविष्य बताएगा।